अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी सिस्टम कंपोनेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। पर्सनल कंप्यूटर में हम इसको मेन मेमोरी के तौर पर जानते हैं। और जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की, तो प्रोसेसर ने जब भी किसी चीज़ को डेटा या इंस्ट्रक्शंस होती है उनको प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहले वो उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। उसके बाद वहां से लोड करने के बाद मेन मेमोरी से जो है प्रोसेसर उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को फर्दर रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद वो वापस जो रिजल्ट्स होता है और जो कैलकुलेशंस होती हैं उसका जो भी आउटपुट होती है वो मेन मेमोरी को वापस रिटर्न करता है। और मेन मेमोरी से फिर आगे आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ वो डेटा मूव करता है या इंस्ट्रक्शंस मूव करती हैं। मेन मेमोरी को हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और कंप्यूटर जो है वो मेन मेमोरी के विदाउट वर्क नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। कि मेन मेमोरी जो है आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसके अंदर ये चिप के फॉर्मेट में बिल्ट इन होती है। और चिप जो होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनी होती है। और मेन मेमोरी जो होती है वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इसमें सेल्स होते हैं। ठीक है। और हर सेल जो होता है वो एक बिट को स्टोर कर सकता है। और जो बिट है ये बाइनरी बिट होता है और ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है। और ये जो सेल्स हैं लॉजिकली इनको एक ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। 8 बिट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसको एक बाइट का नाम दिया जाता है। बाइट एज द बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर जितनी भी स्टोरेज होती है वो बाइट के फॉर्मेट्स में होती है और ये इसका बेसिक यूनिट होता है। जो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, व्हेन इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा ट्रांसफर टू मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, तो वो किस फॉर्मेट में जाती हैं, वो मेमोरी के अंदर जो है वो एज अ बाइट एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कि जब आपने कोई भी चीज़, किसी भी तरह की फाइल है किसी भी फॉर्मेट की, आपने उसको ओपन करना है तो वो जब मेन मेमोरी में लोड होती है वो इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट्स वहां पर लोड होती है। ईच बाइट जो होती है वो टेम्परेरीली वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है और किसी ना किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट कर रही होती है। और जिस भी मेमोरी लोकेशन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही होती है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो मेमोरी के अंदर बाइट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जिस तरह से हम क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके रोल नंबर से की जाती है, इसी तरह मेमोरी के अंदर जहाँ पर डेटा रखा जाता है वो मल्टीपल लोकेशंस होती हैं मेमोरी के अंदर बाइट्स के फॉर्मेट में। और हर बाइट की एक लोकेशन होती है और वो उस लोकेशन का जो है वो एड्रेस होता है और वो एड्रेस से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरह से ये मेमोरी का स्ट्रक्चर जो होता है। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर टू रीड डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। के एक दफा आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनसे जो डेटा है वो मेन मेमोरी में लोड हो गया तो प्रोसेसर ने वहां मेन मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस करना है। तो मेन मेमोरी से जो वो डेटा रीड करने में या इंस्ट्रक्शन को रीड करने में प्रोसेसर को जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। और ये नॉर्मली नैनो सेकंड्स का होता है, लेकिन कुछ जो है मैन्युफैक्चरर्स है इनके मेमोरी डिवाइसेस के, वो क्या करते हैं इस एक्सेस टाइम को मेगाहर्ट्ज के अंदर भी स्टेट करते हैं। एक्सेस टाइम जो है ये कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर ये जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेस टाइम होगा हम कहेंगे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी ही स्लो है। और जितना क्विकली डेटा एक्सेस हो रहा है प्रोसेसर उसको रीड करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं हम कहेंगे कंप्यूटर उतना ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किसी भी बाइट को मेन मेमोरी से डेटा की किसी भी बाइट को किसी भी वक्त स्पेसिफाई कर उसको जो है स्पेसिफिक एड्रेस उसका बताते हुए उसको एक्सेस कर सकता है। यानी कंट्रोल यूनिट ने किसी भी बाइट को, बाइट क्या है कि डेटा है और डेटा जो है इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट स्टोर होता है मेन मेमोरी के अंदर जब वो आता है। तो अगर तो कंट्रोल यूनिट ने वहां से उसको रीड करना होता है उसको एक्सेस करना होता है वो किसी भी वक्त किसी भी बाइट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसका एड्रेस जो है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। विदाउट एड्रेस को स्पेसिफाई किए हुए कंट्रोल यूनिट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। डिफरेंट बाइट्स फ्रॉम मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली या रैंडम एक्सेस के थ्रू वो उसको एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो एक्सेस होता है ये दो तरह से होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है और एक रैंडम एक्सेस होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस में होता है एक चीज सीक्वेंस में होता है। अगर 5 फाइल्स हैं तो आप सीक्वेंस में उसको एक्सेस कर सकती हैं, पहली एक्सेस होगी तो दूसरे की बारी आएगी, दूसरी एक्सेस होगी तो तीसरे की बारी आएगी। रैंडम का मतलब है 10 वैल्यूज हैं तो 10 में से आप रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है।
और आपने जितने भी बाइट्स होते हैं या जितने भी मेमोरी के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, आप किसी भी पार्ट से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हो, तो हर एक पार्ट से जो एक्सेस टाइम है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम उसका रिक्वायर्ड होता है, कहीं पर भी उसको थोड़ा या ज्यादा नहीं होता। तो ये जो होता है ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये जो आपका मेमोरी, मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना होता है, यानी अगर प्रोसेसर डायरेक्टली हार्ड डिस्क डिस्क में से डेटा को एक्सेस करे, या आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें से डेटा को एक्सेस करे, या ऑप्टिकल डिवाइसेस में से, ड्राइव्स में से डेटा को एक्सेस करे, तो वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर वो रैम से एक्सेस कर रहा है तो ये बहुत ही फास्ट होता है। और फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी इज 200,000 फास्टर देन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क, यानी 2 लाख गुना ज्यादा फास्टली होता है ये डेटा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेन मेमोरी है डजंट इन्वॉल्व मैकेनिकल मूवमेंट इन एक्सेसिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस। आने वाली वीडियोस के अंदर आगे आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क में से डेटा एक्सेस करना होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, उसके रीडिंग और राइटिंग हेड्स होते हैं और वो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, तो उससे डेटा एक्सेस करना थोड़ा सा लेजी काम है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि रैम के अंदर ये मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो आप बड़ा ही फास्टली इसमें से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मेमोरी साइज क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी जो है वो हम इन टर्म ऑफ बाइट्स उसको एक्सप्रेस करते हैं, और जो डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं दे आर मेजर्ड इन बाइट्स। और आजकल जो है जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो मेमोरी है वो अवेलेबल होती है टेराबाइट्स के अंदर, और प्रेटी नियर आने वाले वक्त के अंदर ये योटा बाइट्स के अंदर भी अवेलेबल होगी। बिट क्या है? एक बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं जो कि बेसिक यूनिट है मेमोरी का। और ये 1024 बाइट्स जो होते हैं ये 1 किलो बाइट बनाते हैं, और 1024 बाइट को 2 की पावर 10 में भी लिखा जा सकता है। और ये 2 की पावर 10 कैसे होता है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हम इसको भी कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेन वर्ड ये ओपन करते हैं, वर्ड की फाइल, और इसके अंदर मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल के अंदर कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। मैं ज़रा इसको एक टेबल इंसर्ट करते हैं, और ये 1024 में उसमें आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, ये एक जो आपने अगर ये बाइनरी में कन्वर्जन अगर आपको आती है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं आती तो अभी थोड़ा सा आप सीख लेंगे। ठीक है, और ये मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ इसका टेबल का। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज वगैरह भी ये हम कर देते हैं जी, ये साइज है। ठीक है, ये है 1024। ठीक है, इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, और 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें साथ कैलकुलेटर भी चाहिए होगा, तो हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर के अंदर हमने इसको 1024 को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो ये आता है 512, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये 512 आया, और जो रिमाइंडर है वो इसके अंदर आया 0। फिर हमने इसको 2 पे फर्दर डिवाइड किया, तो ये आता है 256। 512 डिवाइडेड बाय 2 इसको डिवाइड किया हमने 2 पे, दिया आया 256, और रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, ये बाइनरी के अंदर इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 128 और रिमाइंडर 0। और फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 64 और रिमाइंडर 0। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 32। और फिर हम इसको रिमाइंडर 0 है 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 16। और फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 16 के बाद 8, और रिमाइंडर ये फिर 0 बन रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आया 4 और रिमाइंडर 0। फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आया 2 और रिमाइंडर 0। और फिर इसको 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। और ये 1 तक हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये देखें इसके कितने ये मल्टीपल्स बन रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1024 जो है ये जो है 2 की पावर 10 बन रहा है। ठीक है, तो ये 10 दफ़ा ये 2 आया है, तो मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने इसकी करें तो ये 2 की पावर 10 बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1 मेगाबाइट इक्वल होता है 1024 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट बाइट्स में देखें 2 की पावर 20 बाइट्स है, ये कैसे बना है 1024 किलोबाइट। इसको थोड़ा सा हम फर्दर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये 1024 जो है हमारे पास बाइट्स में है,
1024 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 20 और ये बाइट्स में है। ठीक है, कैसे ये डिवाइड होता है? ये इस तरह से डिवाइड होता है कि ये जो हमारे पास है 1024, ये तो बना 2 की पावर 10। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ किलो बाइट। 1 किलो बाइट है तो के का मतलब है किलो, किलो कहते हैं 10 की पावर 3। किलो मीन्स 10 की पावर 3, किलो मीन्स 10 की पावर 3। लेकिन हम इसको अगर 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो ये 10 की पावर 3 या 1000 होता है। हम इसी तरह से जैसे हमने इसको डिवाइड किया है तो उसको भी हम उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं और वो जो है हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर। या इसका एक और वे है, 1 KB है तो केबीज के अंदर हम उसको जो है 10 की पावर 3 उसके थ्रू भी हम आ सकते हैं। और दूसरा होता है कि जो किलो बाइट्स होते हैं वो इसी तरह ये डबल होता है, या ये 1 किलो है फिर इसी से ये किलो जो है ये मल्टीप्लाई होता जाता है इसके अंदर। तो जो ये नेक्स्ट चीज आती जाती है हमारे पास, ये 2 की पावर्स के अंदर हम इसको कन्वर्जन इसकी करते जाते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकल काम है, कंप्यूटर साइंस के अंदर अभी आपका इतना ये डिटेल में जाना इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये बेसिकली ये जो है बाइट्स के अंदर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है और ये इसी तरह से इंक्रीज होता जाता है। तो ये हजार हजार यानी 1024 यूनिट मिलता है तो उससे नेक्स्ट वाला अपर यूनिट आ जाता है हमारे पास। तो ये हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे, आपने सिर्फ इनको याद रखना है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट्स के इक्वल होता है, 2 की पावर कितने बाइट्स में इक्वल होता है। ठीक है, फिर आगे आती है मेमोरी की टाइप्स आती हैं। तो मेमोरी की बेसिक जो है वो 2 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर memory that require continuous power to maintain stored information। इसके अंदर अगर जो भी चीज डेटा सेव है तो ये तब तक उसको सेव रख सकता है जब तक इसको बिजली मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी। जैसे ही इसकी पावर जो मिल रही है वो डिस्कनेक्ट होती है तो इसके अंदर मौजूद डेटा खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से की होती है, इसको बनाया इस तरह से जाता है कि ये तभी तक डेटा रख सकता है। इसकी एबिलिटी यही है कि इसका ये कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसको चेंज कर सके। इन चिप्स के अंदर ये जो वोलेटाइल मेमोरी की चिप्स हैं इनकी अंदर जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी बनाई नहीं जाती। तो इनके अंदर डेटा तभी तक रहता है जब तक इनको बिजली मिलती है। जैसे ही बिजली डिस्कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर से जो डेटा है वो डिस्कनेक्ट हो जा डिलीट हो जाता है। इस टाइप का जो डेटा है वो फिर टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है और वो लॉस हो जाता है, अपने कंटेंट की इंफॉर्मेशन लॉस कर देता है जैसे ही कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जस्टिफाई करें व्हाई वोलेटाइल मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी, तो आप ये रीजन लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब तक मिल रही होती है तब तक ये जो है डेटा मेंटेन रख सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है तो ये इससे डेटा डिलीट हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ टेम्परेरी मेमोरी। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो रैम आती है, सीपीयू रजिस्टर्स आते हैं और कैश मेमोरी इसके अंदर आती है। फर्दर इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। दूसरी टाइप मेमोरी की वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन मेंटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड होती है तो ये उस वक्त भी डेटा जो है अपने अंदर स्टोर रख सकती है। ये नॉन वोलेटाइल की इसकी जो है वो खसूसियत है। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं और वो अपना कंटेंट लॉस नहीं करते अगर उसकी पावर जो है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाए। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये परमानेंट मेमोरी होती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो रोम आता है, फ्लैश मेमोरी आती है और तमाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल होती हैं। फिर आगे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो नॉन वोलेटाइल में हम पहले रैम को डिस्कस करते हैं। रैम क्या होती है? इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है और इसके अंदर ये एक चिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है। और ये जो कंप्यूटर के अंदर जो है एक्टिव प्रोग्राम और डेटा, मतलब जौन से आपकी चीज़ें ऑन है, ओपन है, चल रही हैं, उन सारे का जो डेटा है वो उसकी स्टोरेज के लिए ये रैम को हम यूज़ करते हैं। एक्टिव डेटा है, आपने कोई फाइल ओपन की हुई है तो वो रैम में स्टोर होगी। ठीक है,
कोई आपकी गेम चल रही है तो वो रैम में होगी, विंडो है तो वो रैम में चले, हर चीज़ जो ओपन है वो रैम में स्टोर हो रही होती है टेम्परेरीली। प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली राइट और रीड कर सकता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम रैम, यानी कि प्रोसेसर ने अगर कुछ सेव करना है तो वो डायरेक्टली रैम के अंदर डेटा सेव कर सकता है, उसके अंदर डेटा राइट कर सकता है। और अगर उसमें सेव्ड डेटा है रैम के अंदर तो वो फ्रॉम रैम उसको किसी भी वक्त प्रोसेसर डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। ये जो रीड और राइट मेमोरी होती है, क्यों इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर इसमें डायरेक्टली डेटा को रीड और राइट कर सकता है। डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके अंदर टेम्परेरीली स्टोर होती हैं। प्रोसेसर जो है वो डेटा को लोड करता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को रैम के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस से सच एज हार्ड डिस्क, और प्रोसेसर जो होता है फिर वो इस डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय फैचिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम। एंड जो प्रोसेसर होता है फिर वो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, जबकि प्रोग्राम जो होता है वो रैम में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम कंटेंट ऑफ रैम में चेंज, इस टाइम में रैम के अंदर जो डेटा होता है वो चेंज भी हो सकता है कि जितनी देर में प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। और रैम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही होती है, और कंप्यूटर के अंदर इनफ रैम होती है कि वो तमाम प्रोग्राम्स को अकोमोडेट कर सकता है। रैम को हमने वोलेटाइल मेमोरी कहा क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, डेटा इसमें लॉस्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन जो है डेटा रैम के अंदर, चूंकि ये टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी है तो उसको सेव करना ज़रूरी है। इन केस आप उसको अगेन यूज़ करना चाहते हैं, दोबारा आपको उस डेटा की ज़रूरत है, इट मस्ट बी सेव्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, वरना क्या होगा, आपका वो डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और आपको वो दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते आप उसको। स्टोरेज कैपेसिटी जो रैम की है वो बाइट्स में मेजर की जाती है, और पीसीज के अंदर जो रैम का साइज 4 GB से 32 GB तक यूज हो रहा है, इससे भी ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना ही पावरफुल प्रोग्राम, लार्ज साइज के प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, और ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। इस तरह की कुछ ये रैम दिखती है, आप इसको इजीली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसकी जो टाइप्स ऑफ रैम की अगर हम बात करें तो एस रैम होती है और डी रैम होती है, दो इसकी मेन कैटेगरीज आती हैं। डी रैम का मतलब है ये डायनामिक मेमोरी होती है, डायनामिक, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो इस टाइम टाइप की जो रैम है वो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो है आजकल के कंप्यूटर्स जो उसमें ये डी रैम ही यूज हो रही होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन डेटा इन डी रैम, ये रिफ्रेश की जा रही होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से अगेन एंड अगेन, अदरवाइज डेटा इसके अंदर जो है वो लॉस्ट हो सकता है। रिफ्रेश किस तरह से की जा रही होती है, इसको कनेक्शन मिलता है, चार्ज मिलता है, और ये इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो चार्जेस के थ्रू उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होती है तो इसके अंदर जितना भी सेव्ड डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, और फिर जब इसके अंदर इसको इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन प्रोवाइड होता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और इसी दौरान में फिर जो जो चीज़ें आपकी एक्टिव होती हैं, जो टैब्स ओपन होते हैं, जो आपके फाइल्स ओपन हैं, जो आपका मूवी शूवी चल रही है, हर चीज़ वो दोबारा रैम के अंदर लोड हो जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि जो अनयूज्ड डेटा होता है वो रैम में से खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। वरना क्या होता है, आपने एक फाइल ओपन की, वो रैम में चली गई, आपने वो फाइल क्लोज कर दी, लेकिन रैम के अंदर वो तब तक रहेगी जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर ऑन है, डी रैम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू उसका जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाता है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, और खुद ब खुद जो डी रैम के अंदर डेटा सेव्ड होता है वो डिलीट हो जाता है, और दोबारा से जो ओपन चीज़ें हैं वो दोबारा से लोड होती हैं। इस तरह से क्या होता है, अगर आपकी कोई फाइल अपडेट हुई है, आपने किसी फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग की है, तो वो पहले तो ओल्ड फाइल भी रैम के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वो रिफ्रेश हुई पुरानी फाइल डिलीट होगी और आपकी न्यू फाइल जो है वो रैम के अंदर लोड हो जाती है। इस रिफ्रेशिंग के दौरान जो सीपीयू है उसको वेट करना पड़ता है कि जैसे ही वो रिफ्रेश होती है उतनी देर में सीपीयू को वेट कर रहा होता है, वो रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस उसका रुका होता है। सो दैट्स वाई जो डी रैम है हम इसको थोड़ा सा स्लो मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई डायनामिक मेमोरी इज स्लो, तो उसका आप लिख सकते हैं क्योंकि ये रिफ्रेश हो रही होती है तो उसको वेट करना पड़ता है रीडिंग और राइटिंग के लिए सीपीयू को। सो दैट्स वाई ये वाली जो मेमोरी होती है हमारी, ये डायनामिक मेमोरी, ये थोड़ी सी स्लो होती है। इसके अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होती है इसकी डायनामिक रैम की, और इसको रिफ्रेश किया जाता है कंटिन्यूअसली, और ये स्लो होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और जो है ये इसको रैम के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ के अंदर थोड़ी सी स्मॉलर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है,
और लेस पावर कंजम्पशन भी होती है। आगे डिस्कस करते हैं स्टैटिक रैम, ये दूसरी कैटेगरी है रैम की। तो स्टैटिक रैम, एस रैम जो है, इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट डजेंट हैव टू बी रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन एंड अगेन, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूंकि इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये फास्टर है, क्योंकि सीपीयू को अब वेट नहीं करना पड़ता एस रैम के अंदर। सो एस रैम की जो चिप्स है ये लेस पावर यूज़ करती है डी रैम से और जो है डायनामिक रैम से, और एस रैम जो है ये एक्सपेंसिव होती है डी रैम के चिप से। और मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एस रैम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। एंड उसके अंदर जो फास्टर बिल्ट इन मेमोरी ये होती है कि ये फास्ट मेमोरी को बिल्ड, इसके जो है मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर है ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी मेमोरी को फास्ट बनाया जा सके। और ये जो फास्ट मेमोरी है इसको हम कैश मेमोरी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। आगे चल के हम कैश मेमोरी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। और ये हमारे प्रोसेसर के अंदर होती है और ये उसके अंदर बिल्ट इन बनाई जाती है। उसको बताते हो जब प्रोसेसर की डेवलपमेंट की जा रही होती है उसके अंदर भी कैश मेमोरी की चिप होती है जो कि स्टैटिक रैम के तौर पर आजकल बिहेव कर रही होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये लॉन्ग लाइफ है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फास्टर होती है और ये कैश मेमोरी के तौर पर भी यूज़ होती है। इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है और ये एक्सपेंसिव भी होती है थोड़ी सी और हाई पावर कंजम्पशन होती है। फर्दर हम थोड़ा सा हम बात करें रोम के ऊपर, तो रोम क्या होता है, ये दूसरी टाइप है उसके, ये जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरीज में आती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ मेमोरी चिप इन विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली। इसके अंदर डेटा जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंटली सेव किया जा सकता है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स दैट कि अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है फिर भी इसका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता, हमारा डेटा लॉस नहीं होता। जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम के अंदर आ जाते हैं तो उसको आप इजीली दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने उसमें कॉपी किया वैसे उसको चेंज नहीं कर सकते। रोम के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ रीड ऑनली फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और जो है इस वजह से इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। लेकिन सम टाइप ऑफ रोम हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे जो कि जिसके अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उसको पुराने वाले को इरेज करके रीप्रोग्राम किया जाता है, लेकिन उसको एडिट फिर भी नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा डेटा पुराने वाला डिलीट किया जाता है लाइक फॉर्मेट, उसको इरेज किया जाता है और अगेन से इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता, मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। फर्दर बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं रॉम की चिप्स के, कि जो कंपनीज, जो बंदे, जो शॉपकीपर्स रैम के चिप्स बना रहे होते हैं वो डेटा को इसके अंदर, इंस्ट्रक्शन को पहले से ही रैम के चिप्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं जब वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, चिप्स को बना रहे होते हैं। और इस टाइप के जो रॉम चिप्स हैं उनका हम फर्मवेयर भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फर्मवेयर क्या होता है। Mostly ROM chips contain instructions that help booting process of a computer। बहुत सारे जो ROM chips हैं इसके अंदर जो बूटिंग प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट कैसे होगा, रीस्टार्ट कैसे होगा, शट डाउन, और ये सारा प्रोसेस है। और ऑन होते ही वो क्या क्या फाइल्स जो हैं वो लोड करेगा, कहाँ से उठाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, इस तरह की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोग्रामिंग है वो करके रोम की चिप के अंदर सेव करके परमानेंटली वहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। और जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं रैम चिप के अंदर वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और कंप्यूटर को हमारे यूज़ के काबिल बनाती हैं। यानी ऑन होने से लेकर ये जो जब तक हम उसको स्टार्ट यूज़ नहीं कर सकते तब तक का जो जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है ये रॉम की चिप के अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं। बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर रॉम की चिप होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, इसके अंदर रॉम की चिप होती है और ये कंटेन करता है फॉन्ट से रिलेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं उन सारों के सॉफ्टवेयर्स और उनके अंदर उनके ऑपरेशन, सारे जो कंट्रोल्स हैं वो सब का सब रॉम के चिप्स के अंदर सेव किया जाता है। इसकी तीन टाइप्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, पी रॉम, ई पी रॉम और ई ई पी रॉम। PROM क्या होता है? PROM stands for Programmable Read Only Memory। This type of ROM is initially blank। ये स्टार्ट में बिल्कुल ब्लैंक होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। यूजर मींस हम लोग या मैन्युफैक्चरर दोनों के पास ये ऑप्शन होती है कि वो इसमें डेटा राइट कर सकें, इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकें यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस।
Once program and data is written on ROM chip, it cannot be changed. एक बार आपने वो लिख दिया है तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके पास इसकी एबिलिटी नहीं होती है कि आप इसको चेंज करें। अगर इसके दौरान, इसमें राइटिंग के दौरान कहीं पर कोई एरर आ जाता है रॉम चिप के अंदर, जब आप डेटा कॉपी कर रहे होते हो या उसको सेव कर रहे होते हो, तो अब उस एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते। और ये जो पी रॉम चिप्स होती हैं फिर ये अनयूजेबल हो जाती हैं हमारे लिए। बिल्कुल ये वेस्ट हैं, हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब उसमें से डेटा चेंज हम कर नहीं सकते और जो सेव्ड डेटा है उसको एडिट नहीं कर सकते, और वो जो सेव्ड डेटा है वो किसी काम का नहीं है, तो फिर इन्हें फेंकना पड़ता है। ईपी रोम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक, ये बेसिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये जो है ये इनिशियली ब्लैंक होती है रोम की तरह, जो पी रोम है उसकी तरह। लेकिन जो यूज़र है वो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल या स्पेसिफिक स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, उनको यूज़ करते हुए इसके अंदर डेटा कॉपी कर सकते हैं और आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं और डेटा इसके अंदर रिटर्न होता है वो रिमूव यानी इरेज किया जा सकता है यूजिंग सम स्पेशल डिवाइसेस इन अल्ट्रा वायोलेट रेज। यानी पी रोम के अंदर तो हमारे लिए वो चीज़ यूजलेस थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप उसको पहले वाले को इरेज करके रिमूव करके उसकी जगह पर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप उसको एडिट करने की ऑप्शन आपके पास नहीं होती कि आप ओल्ड स्टोर डेटा को इसके अंदर मॉडिफाई कर सकें, ऐसी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होती। सो प्रोग्राम्स और जो डेटा रिटर्न होते हैं ईपी रोम चिप के अंदर, इट कैन बी चेंज्ड एंड न्यू डेटा कैन बी एडेड। उसको आप दोबारा न्यू वाला डेटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ईपी रोम जो होता है वो जनरली यूज्ड होता है डिवाइसेस के अंदर जहाँ पर इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स जो हैं वो रेपिटेडली चेंज हो रहे होते हैं। सो वहाँ पर हम ईपी रोम्स को यूज़ करते हैं। इसकी एक और कैटेगरी होती है ई पी रोम। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस टाइप के अंदर यूजर जो है वो डेटा को राइट भी कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को चेंज भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यानी यहाँ पर आपके पास चेंजिंग की ऑप्शन आती है। पहली दोनों के अंदर आप उसको रिमूव करके न्यू डेटा तो लाते हो, उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन भी होती है। सो डेटा स्टोर्ड ऑन रोम चिप्स कैन बी मॉडिफाइड इजीली। ये अकेली फॉर्म आया हमारे पास रोम की, जहाँ पर अब हम उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंस देखिए रैम और रोम में, तो रैम रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम परमानेंट मेमोरी है जबकि रैम टेम्परेरी मेमोरी है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जो रोम हैं दे कैन ओनली राइट डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू इट व्हाइल एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो जब वो इसको बना रहे होते हैं तो वो इसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जबकि रैम के अंदर किसी भी वक्त आप जब भी कोई डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो तो इसके अंदर डेटा रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। ये राइट वंस हम इसको देखते थे, लेकिन ये मैनी टाइम जब चाहे आप इसको रैम को राइट कर सकते हो। रोम की स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी होती है, रैम की ज़्यादा होती है। डेटा जो होता है स्पेशल डिवाइसेस और अल्ट्रा वायोलेट रेज के जरिए रोम के अंदर हम लिखते हैं, लेकिन रैम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू आप डेटा ऐड करते हो। नेक्स्ट हमने पीछे डिस्कस किया था कैश मेमोरी क्या होता है। तो प्रोसेसर जो होता है वो डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो रैम से ले रहा होता है ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग। जब भी वो डेटा की प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो सारा का सारा डेटा पहले उसने रैम में लोड किया होता है और फिर वहां से उसको वो डील कर रहा होता है। ऑफन क्या होता है कि प्रोसेसर सेम डेटा और इंस्ट्रक्शन रैम से बार बार रिपीटेडली उसको ले रहा होता है। सो इस तरह से लॉट ऑफ टाइम जो प्रोसेसर का वो वेस्ट होता है ड्यूरिंग ऑब्टेनिंग द सेम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सो जो परफॉर्मेंस होती है प्रोसेसर की वो इफेक्ट हो रही होती है, और कैश मेमोरी जो है इस मामले में बड़ी फास्ट होती है। सो इसको हम यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेसर परफॉर्मेंस। ये जो कैश मेमोरी होती है ये प्रोसेसर के अंदर ही लगा दी जाती है, और जो कुछ जो सेपरेट चिप्स होती है मदरबोर्ड के ऊपर जो रैम और सीपीयू के दरमियान में लगी होती हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं। सीपीयू जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को जो कैश मेमोरी के अंदर से वो उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, और सीपीयू जो है जब भी उसको स्पेसिफिक डेटा और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं तो वो कैश मेमोरी से लेता है। सो जो कैश मेमोरी है ये हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस को फास्ट कर रही होती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।